बिहार के बच्चे आते हैं उनके भीतर ज्ञान अधिक होता है, उन्हें भरोसा ही नहीं होता है कि इनके आगे भी हम हैं। जो आउटर पॉलिसिंग है वो हमारे नॉलेज पे कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। 14 वर्षों बाद आप 700 करोड़ की कंपनी के टर्नओवर के मालिक हैं। आपने पूरे देश में कितने कार्यालय खोल लिए? अभी इस वक्त मेरे 45 ऑफिस हैं। 60,000 लोग काम कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात। महीने में कितने की सैलरी बांटते हैं आप? 60-70 करोड़। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। अमेजॉन? जी, अमेजॉन हमारा वो। अमेजॉन में भी आप नौकरी दे रहे हैं? कोविड के टाइम पे एक हमें बहुत बड़ा हिट लगा था। एफडी वगैरह था कंपनी का, वो तोड़ के इन हाउस लोगों को सैलरी देनी पड़ी। तो उस टाइम पे तो लगा था कि सब खत्म ना हो जाए। बुरे वक्त की अच्छाई है कि वो बीत जाती है, बिल्कुल, और अच्छे वक्त की बुराई है कि वो भी बीत जाती है। किस तरीके की योग्यता हमारे पास हो तो नौकरी पक्की है? आपके पास योग्यता 10th पास होना चाहिए या फिर इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए। अब उनको लिस्ट मिलता है कि ये प्रोडक्ट लाना है जी, तो वो प्रोडक्ट उसमें पढ़ के वो प्रोडक्ट निकाल सकें। लेकिन ये बिहार वाले परेशान क्यों रहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं, तो बिहार में क्यों नहीं मिलती है? बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे बोलते हैं सब कुछ सही है, लेकिन बिहार में इन्वेस्ट मत करें। मार्केट में अवसर कम हुए हैं या पढ़ाई का स्तर कम हुआ है? अवसर है, लेकिन मेरी योग्यता के हिसाब से जो अवसर होनी चाहिए वो थोड़ा सा कम है। जितने परेशान हमारे युवा नौकरी के लिए हैं, उतने ही परेशान कॉर्पोरेट्स या कंपनी जो है वो लोगों के लिए। मुझे आज अगर एक बंदा चाहिए तो मुझे 2 महीने लग जाते हैं उस पोजीशन को फिल करने में। उससे भी ज्यादा चीजें क्या है कि जो दूसरे राज्यों की सरकार है, आई एम सॉरी, नहीं, कोई बात नहीं, खुलकर बोलिए ना। वो ज्यादा हाथ फैला के उनका स्वागत करते हैं। मैं एक दिन सो रहा था तो मुझे अपने आप लगा यार हम बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बंदे हायर कर लेंगे। मतलब एक बहुत छोटी सी बात। बिल्कुल। मैं तो घर में बताया भी नहीं था कि मैं बिजनेस करने वाला हूं। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। शादी नौकरी के वक्त हो गई थी कि कंपनी खोलने के बाद? सर कंपनी खोलने से 2 साल 3 साल पहले मेरी शादी हो गई। पत्नी ने मना नहीं किया? सर पत्नी ने ही सपोर्ट किया। पत्नी ने ही सपोर्ट किया जी। वो डर नहीं लगा कि बिजनेस यदि फेल हो गया तो फिर घर कैसे चलेगा? उन्होंने बोला मैं चला लूँ। बहुत पैसे वाली घर की है क्या? सैकड़ों ऐसी कंपनी है जी, जो लोग नहीं मिलने की वजह से या तो बंद हो गई या बंद होने के कगार पे है या फिर वो स्केल नहीं कर पाते। सबसे बड़ी नौकरी कितने की दी अब तक? सर वो 1.5 करोड़ के हैं। बिहार से जाते हैं, झारखंड से जाते हैं, उड़ीसा से जाते हैं, वेस्ट बंगाल से जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट से जाते हैं। इनकी हालत जब मैं वहाँ देखता था मैं पूछता था ये कहाँ से आ रहा है। सर आंखों में आंसू आ जाते, खटाखट जवाब दे रहा है, बहुत स्मार्टली प्रेजेंट कर रहा है खुद को, वो सेलेक्ट हो जाता है। क्या करना चाहिए बिहार सरकार को? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिटीज का पॉडकास्ट। देखिए, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, एक बिहारी 100 पर भारी। देखिए, जब यह कहावत सुनते हैं तो हमारा आपका सीना एक बिहारी होने के नाते कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन आज आपको एक ऐसे बिहारी से हम मिलाने जा रहे हैं जो एक बिहारी 100 पर भारी नहीं, एक बिहारी लाख पर भारी है। देखिए, बिहारियों का दंश क्या है, बिहारियों की पीड़ा क्या है, बिहारियों का दर्द क्या है। हम रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे होते हैं, देश और दुनिया में घूम रहे होते हैं। तो आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने 2016 में नौकरी छोड़ी, 15 लाख रुपयों की व्यवस्था की और आज 2025 के जनवरी महीने में 700 करोड़ रुपयों की कंपनी खड़ी कर दी। आप कहेंगे क्या नोट छापने की मशीन लगा ली? नहीं, ये ही है बिहार की प्रतिभा और इन्होंने अब तक 60,000 लोगों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी दी है और सबसे बड़ी नौकरी 1.5 करोड़ रुपए की। तो हमारे साथ हैं नवनीत सिंह जी। देखिए, हम अपने दर्शकों से चाहते हैं, नवनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ सिटीज के पॉडकास्ट में। ये फाउंडर हैं और सीईओ हैं अफसर एचआर सर्विसेज के। उम्र है मात्र 37 साल। बेगूसराय के हैं, मतलब बेगूसरैया भी हैं। दर्शकों का अभिवादन कीजिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का दौर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी दर्शकों को और थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस लायक समझा कि मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नवनीत जी, हम गंगा को उल्टा बहाते हैं,
जी बिल्कुल। हाँ, देखिए लोग शुरुआत करते हैं कि बचपन कैसा, जवानी कैसी और फिर क्या। हम शुरुआत वो करते हैं कि जब आप केंद्रीय विद्यालय बेगूसराय में पढ़े, फिर आप बेंगलोर पहुंचे, फिर आपने आईआईएम अहमदाबाद से सर्टिफिकेट कोर्स किया, इसके बाद आपने नौकरी तलाशी, नौकरी ढूंढी, नौकरी कैसे मिली थी आपको वह बताइए, और फिर नौकरी क्यों छोड़ दी। हमने भी नौकरी छोड़ी थी कि बनिए की नौकरी अब नहीं करनी है। नवनीत भाई, आपकी कहानी और मेरी कहानी कुछ मिलती जुलती है। दूसरी बात है, आप 700 करोड़ के मालिक हैं, अभी हमें बहुत आगे जाना है। क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो कितने हम जैसे करोड़ों युवाओं के मार्गदर्शक है, गार्जियन है, अभिभावक है। जी। तो सर बिल्कुल, यह हमारा सौभाग्य है कि मैं आपके पास हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आपका आशीर्वाद आगे मिलता रहेगा मुझे। जी, जब मैंने सर एमबीए किया तो उसके बाद नौकरी करना था, कोई ऑप्शन था नहीं। जो एमबीए किया ही था, पढ़ाई किया ही था नौकरी के लिए, बाद में हम बात करेंगे कि ये कितना गलत है कि पढ़ाई किया ही था नौकरी के लिए। अच्छा। जी। तो उस टाइम पे नौकरी मिली, बहुत सारी कंपनीज में नौकरी। आप रमैया कॉलेज में थे? जी, रमैया कॉलेज में था। तो नौकरी मिली, लेकिन जो सबसे अच्छी नौकरी मुझे लगी वो फ्लिपकार्ट में मिली। फ्लिपकार्ट में मिली? जी। उस टाइम फ्लिपकार्ट बहुत छोटी सी कंपनी थी। अच्छा। 3 घर में ऑफिस चलता था। 1 2 3 लाइन से 3 बंगलो था, उसमें ऑफिस चलता था हमारा। एक में एक डिपार्टमेंट बैठता था, दूसरे में दूसरा डिपार्टमेंट। हम जब इंटरव्यूज कराते थे तो हमारा ऑफिस एक बिल्डिंग में था, इंटरव्यू दूसरे बिल्डिंग में होता था। तो एक सीढ़ी से नीचे उतरते थे, फिर दूसरी सीढ़ी से ऊपर जाते थे। बहुत अच्छा था। जब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब था, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। बेंगलोर में ही? बेंगलोर में जी। बहुत मजा आया काम करने में। और उस कंपनी में उस वक्त अगर कोई 3 साल 4 साल काम कर लिया तो बाहर के 10 साल 15 साल के बराबर का काम था। अच्छा, इतनी मेहनत थी? इतनी मेहनत थी जी। और लेकिन कभी फील नहीं हुआ कि मेहनत कर रहे हैं। लग रहा था अपना काम है, मेहनत के साथ, जज्बे के साथ किए जा रहे हैं। बिहार वाले जब बिहार के बाहर निकल जाते हैं ना तो मेहनत से दूर नहीं भागते हैं, दिन रात बराबर कर देते हैं, क्योंकि लक्ष्य दिखता है साफ साफ, हमें जाना कहाँ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सही बात की। उस कंपनी में और भी लोग थे बिहार के, सुजीत सर थे बिहार के, आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की उन्होंने लाइफ में। तो ये बात आपने सही की कि लक्ष्य निर्धारित था, कि हमारे पास वही ऑप्शन था। बिल्कुल। उस काम से ही हम आगे बढ़ सकते थे। तो बहुत जी लगा के, मन लगा के काम किया और बहुत अच्छा किया जी। और उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट के बाद पहली नौकरी कितने की मिली थी आपको? सर पहली नौकरी जो मिली थी वो 6 लाख के आसपास की थी। 6 लाख रुपए की? जी जी। साल? जी 6 लाख साल। नहीं, हाँ 6 लाख साल का? 6 लाख साल। किस साल में? 2011 में। और आज 14 वर्षों बाद आप 700 करोड़ की कंपनी के टर्नओवर के मालिक हैं। जी सर, आप लोगों का आशीर्वाद है। चलिए, क्या बात है। तो चलिए, 6 लाख की नौकरी फ्लिपकार्ट से शुरुआत होती है नवनीत सिंह जी की। इसके बाद कहानी कहां जाती है? सर फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छा काम किया, बहुत मन लगा के काम किया, जो भी काम मिला बहुत अच्छे से किया। उसके बाद फिर मैं ओला ज्वाइन किया। ओला? अच्छा। ओला कैब्स नया नया आया होगा? नया नया आया था उस टाइम पे। तो ओला में भी बहुत अच्छा काम किया। फिर स्विगी ज्वाइन किया। अच्छा, स्विगी? जी। घर घर खाना पहुंचाना? घर घर खाना पहुंचाना। उस टाइम वो कंपनी स्टार्ट हुई थी, बहुत सारी जगहों पे हमने लॉन्च किया। और वहां से मन में ख्याल आया कि एक गैप है जी, हजारों लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, और मैं कंपनी में बैठा था, फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी जैसे कंपनी में, और उनके ग्रोइंग फेज में। सारी जगहों पर एचआर सर्विस का ही काम कर रहे? जी, सारी जगह मैं रिक्रूटमेंट एचआर में ही था जी। तो मैं नौकरियां दे रहे थे? नौकरियां दे रहा था। तो मुझे लगता था कि नौकरी जब हम दे रहे हैं तो हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, ये भी बात? जी जी जी। अच्छा, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। और जब बाहर देखता हूँ तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है जी। तो मुझे ये गैप, बहुत सारे लोग पहले से भी काम कर रहे थे इस गैप को भरने के लिए, बहुत सारी एजेंसीज पहले से भी थी। तो मुझे लगा जो मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ। Naukri.com भी तो था? Naukri.com पोर्टल है सर जी, और हमारा काम है हर जगह से, पोर्टल हमारा एक सोर्स है जी, बाकी और भी सोर्सेज से कैंडिडेट्स लाना और जिस कंपनी में जरूरत है वहां पे डालना, वहां पे लोगों को पहुंचाना जी। तो वो जो गैप था, वो जो एजेंसीज थी, बहुत सारी एजेंसी थी, बहुत सारी एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन फिर भी वो गैप फिल नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो उस गैप को फिल करने के लिए मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो हमने ये कंपनी स्टार्ट की। हम 4 दोस्त थे, सत्या, प्रतीक, नीतीश, नवनीत, SPN। अच्छा। और फिर हमने ये कंपनी शुरू की। प्रतीक पहले से ही बिजनेस में था, तो उसका इन्वेस्टमेंट था 15 लाख रुपीस, और मैंने नौकरी छोड़ी। अच्छा, वही 15 लाख रुपया है जो आज 700 करोड़ बन चुका है। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी। तो हमने वहां से कंपनी स्टार्ट की, और उसके बाद ऊपर वाले के आशीर्वाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो देखिए नवनीत जी, जब आपने कंपनी स्टार्ट की तो आपके सामने तमाम समस्याएं होगी। पहली कौन सी कंपनी मिली जिसके लिए आपने लोगों को भर्ती करना शुरू किया? उसने ही देखिए आपको एक मौका दिया कि आप आगे बढ़ो। सर एक ना कहीं लाइन सुना था मैं जी, जब अपना काम करते हो, अपना बिजनेस करते हो,
तो सोचो कि नौकरी कर रहे हो और उस हिसाब से मेहनत करो। अच्छा। खुद को मालिक समझ के मेहनत मत करो। और जब कहीं नौकरी करते हो तो ऐसे ये सोच के करो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिल्कुल, ये मेरी कंपनी है, मेरा मेहनत होगा जी। इसमें। तो मैंने जो 3 कंपनीज में जॉब की तो बहुत अच्छे से जॉब की। तो स्विगी मेरी लास्ट कंपनी थी जी। और स्विगी मेरा फर्स्ट क्लाइंट था। स्विगी आपका फर्स्ट क्लाइंट था? जी जी जी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं वहाँ अच्छा काम कर रहा था, तो लोगों को लगा कि ये अच्छा काम करेगा, बाहर से भी सपोर्ट अच्छा करेगा, तो वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट। अच्छा जी। और भगवान की दया से पहला क्लाइंट स्विगी जैसी बड़ी कंपनी थी जी। दूसरा क्लाइंट बिग बास्केट था। अच्छा, बिग बास्केट था। बिग बास्केट दूसरा क्लाइंट था, वो भी उस फेज में बहुत बिल्कुल, ज्यादा ग्रो कर रहा था, पेस में ग्रो कर रहा जी। था। तो ये 2 कंपनी मेरी सबसे पहली कंपनी थी। उसके बाद तो जब इन 2 जगहों पे हमने अच्छा काम किया तो बाकी काम मिलता चला गया। मैं ई कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो स्टार्टिंग में कुछ सालों तक ई कॉमर्स में हमने बहुत अच्छा काम किया और उस वजह से हमारा नाम हुआ, हमारा फेम हुआ, हमारे एम्प्लॉय बेस बढ़ते चले गए। उसके बाद हमने बाकी इंडस्ट्रीज में भी काम करना शुरू किया। बाकी इंडस्ट्रीज में भी आपने काम करना शुरू किया। जब आप नौकरियां दे रहे थे, लोग आपके माध्यम से स्विगी में जा रहे थे, बिग बास्केट में जा रहे थे, तो एक मोह तो बिहारियों के प्रति रहता होगा। मैं आगे और इसको कंप्लीट कर लूँ कि देखिए, बिहारियों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो थोड़े से अंतर्मुखी हो जाते हैं, इसलिए वह प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। क्या आपने महसूस किया बिहार में और बिहार के दूसरे, जैसे लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे अभी दिल्ली में कोई बता रहा था कि जब कोई बिहारी अंग्रेजी बोलता है तो पहले हिंदी में सोचता है फिर अंग्रेजी बोलता है। बिल्कुल सही बात बताया है सर, बिल्कुल। और दिल्ली वाले अंग्रेजी में ही सोचते हैं, अंग्रेजी में ही बोलते हैं और यही फर्क हो जाता है। बिल्कुल 100% जी, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो ये जो आप बोल रहे हो ये बहुत सही बात है। और जो मेरी कंपनी है वो सारे लेवल्स की हायरिंग करता है, राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कंपनी खोलनी है, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स कंपनी खोलनी है, तो आपको डिलीवरी बॉय भी चाहिए होगा घर घर पहुंचाने के लिए, वेयर हाउस में सामान इधर उधर करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे और आपको मैनेजमेंट के भी लोग चाहिए होंगे। तो मेरी कंपनी जो है वो सारी चीजें करती है, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप। तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब 2 अलग अलग तरीके से दूंगा, एक बॉटम में क्या प्रॉब्लम थी और टॉप लेवल पे क्या प्रॉब्लम थी। बिल्कुल सर, बॉटम लेवल पे लोगों को बड़े शहरों में हमें कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। अच्छा, सो हम बिहारी रोजगार के लिए तरसते हैं और बड़े शहरों में बॉटम के लिए लोग नहीं मिलते हैं। सर, सैकड़ों ऐसी कंपनी है जी, जो लोग नहीं मिलने की वजह से या तो बंद हो गई या बंद होने के कगार पे है या फिर वो स्केल नहीं कर पा रहे। सैकड़ों कंपनी का नाम मैं जानता हूँ। अच्छा, हमारे पास आता है कि हमें लोग दे दो, बट हमारे पास भी एक लिमिटेड बैंडविड्थ है तो हम भी नहीं कर पाते। जी। तो जो बॉटम लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन माइग्रेंट वर्कफोर्स, जो बिहार से जाते हैं, झारखंड से जाते हैं, उड़ीसा से जाते हैं, वेस्ट बंगाल से जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट से जाते हैं। और इनकी हालत जब मैं वहाँ देखता था, मैं जैसे वेयर हाउस के बाहर खड़ा हूँ या वहाँ पे घूम रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, तो बस आती थी। अच्छा। और बस से लोग सामान लेके, एयरबैग्स वाले सामान, सूटकेस लेके उतर रहे होते थे। मैं पूछता था ये कहाँ से आ रहा है, तो ये बंगाल से आ रहे हैं। मतलब बंगाल में कहाँ से? तो नहीं, बंगाल से किशनगंज से आए हैं और वहाँ से बस से आए। अच्छा। ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो बस से आए। मतलब बंगाल से यहाँ बस से आ रहे हैं। हाँ जी। तो उनको पहले घर या एकोमोडेशन नहीं दिया जाता था। अच्छा जी। क्यों नहीं दिया जाता था कि एकोमोडेशन दे दिया, 1-2 दिन रख दिया और वो ज्वाइन नहीं किया तो ये पैसे वेस्ट हो जाएंगे एजेंसीज के। तो पहले इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अब सोचो सर, 2 दिन का, या ट्रेन से ही आए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 2 दिन का ट्रेवल करने के बाद उनको पहले ज्वाइनिंग कराई जाती थी और उसके बाद जब सारा फॉर्मेलिटीज वहाँ हो गई, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, जो एजेंसी का कंफर्मेशन आ गया कि हाँ ये बंदा अब हमारा एम्प्लॉय, फिर उनको लेके जाया जाता है। सर, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब आप ट्रेन स्टेशन पर और बस स्टॉपेज पर वहाँ भी लोगों को तलाशते रहते हैं कि बॉटम के लिए मुझे आदमी मिल जाए जिन्हें हम भर्ती कर सकें। सर, वो तो है जी। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा जी, जो यहाँ से लोगों को भेजते हैं। अच्छा, ठेकेदार होते हैं। ठेकेदार होते हैं। अब तो बहुत प्रोफेशनल्स भी हो गए हैं, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स आ गए जहाँ पे वीडियो रिज्यूमे अपलोड करते हैं, यहाँ पे उनका इंटरव्यू होता है या हैंगआउट पे इंटरव्यू हो जाता है, जूम कॉल पे इंटरव्यू होता है और फिर जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि कम से कम उन लोगों को एक जीने लायक, एक लेवल का, एक अच्छा व्यवस्था किया जाए, सो दैट वो आंसू वाली हालत ना हो कि 2 दिन से ट्रेन से आए, पहले ज्वाइनिंग हो कि उसके बाद इनको वॉशरूम मिलेगा। ये गलत था। बॉटम लेवल पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी बिहारियों के साथ। टॉप लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है जो आपने बताया,
हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, स्मार्टनेस की कमी हो जाती स्मार्टनेस की कमी है। है। अब आईआईटी में यहाँ से हमारे बच्चे जाते हैं, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, बहुत सारे लोग आईआईटी में जाते हैं या बाकी जगहों से भी जाते हैं। अब सोचिए सर, आईआईटी में 2 बच्चा है, जी, एक बच्चा दिल्ली से है, एक बच्चा बेगूसराय से है। पढ़ाई दोनों की सेम है, बिल्कुल नॉलेज हो सकता है मेरे भाई की जो बेगूसराय से है उसका ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल ज़्यादा है उसके होता पास। ही है। लेकिन जब इंटरव्यू में बात करने बैठा, टेक्निकल राउंड में मान लो दोनों सेलेक्ट हो गए, एचआर राउंड, अब एचआर को तो कुछ वैसा टेक्निकल चीज पूछना नहीं है, बिल्कुल उसको तो एज ए ह्यूमन बीइंग जज करना है या चेक करना है कि कौन ज्यादा सही है। अब उसमें जो बंदा बहुत स्मार्ट, हमारे लिए बहुत खटाखट जवाब दे रहा है, बहुत स्मार्टली प्रेजेंट कर रहा है खुद को, वो सेलेक्ट हो जाता है। और जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, उनको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है और इस वजह से उनका सैलरी सीटीसी कम हो जाता है, सीटीसी कम हो जाता है, सीटीसी कम हो जाता है। बहुत लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन मैं एक मास की बात कर रहा हूँ जो सैकड़ों में नंबर्स है जी। तो वो टॉप लेवल पे वो प्रॉब्लम आती है इनिशियल लेवल पे। बाद में धीरे धीरे करके लोग उस चीज़ को मेकअप कर लेते हैं, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को ओवरकम करते हैं। बट वो जो गैप 2 साल 3 साल 4 साल का हो जाता है, वो एक दर्द है, डर है ना, दर्द है, दर्द है। और देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अभी हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर मिले थे, उन्होंने कहा कि देखिए जब बिहार के बच्चे आते हैं उनके भीतर ज्ञान अधिक होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वह आते ही किनारे में जाकर सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठ जाते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं होता है कि इनके आगे भी हम हैं, उनके पास ज्ञान अधिक है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स पता नहीं डर लगा रहता है। ये बड़ी बात हो जाती है। सर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं +2 केंद्रीय विद्यालय IOCL बरौनी से किया, उसके बाद बैंगलोर गया रमैया कॉलेज से। क्लास में 40-50 बच्चे थे। अब सारे बच्चे देश के अलग अलग कोने से थे। अब मान लीजिए उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह से हुई थी, बहुत अच्छे शहर से हुई थी। नॉलेज में वो मुझसे बेहतर है इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इसकी गारंटी थी कि मैं बहुत अच्छा लड़का था। बट पर्सनली मैं तो ओवरकम किया, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, हमारे भाई बहन थे, जो उस चीज़ को ओवर करने में उनको 6 महीने से साल भर का टाइम लग जाता है। बिल्कुल वो जैसा आपने बताया कि पीछे जाके बैठ जाते हैं, टीचर पूछ रहा है तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर इंग्लिश में पूछ रहा है, जवाब इंग्लिश में देना है। अब पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे, वो घबराहट उन पे हावी हो जाती है। वो चीज़ एक गलत है, उस चीज़ को हमें बहुत जल्दी ठीक करना चाहिए। नहीं तो हमारा नॉलेज, वो बोलते हैं नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस, बट जो आउटर पॉलिसिंग है वो हमारे नॉलेज पे कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। उस चीज़ पे हमें बहुत जल्दी काम करना तो रमैया कॉलेज में नवनीत जी को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या जो इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया? नहीं सर, कुछ चीज होता है जो बाय डिफॉल्ट बेगूसराय के पानी का असर भी है। बेगूसराय के पानी का असर था। अच्छा चलिए, आपने जब अफसर HR सर्विसेज खोला, पहली ऑफिस आपने कहाँ खोली? सर कोरमंगला में कोवर्किंग स्पेस था। अच्छा, कोवर्किंग स्पेस था। कोवर्किंग स्पेस अच्छा जी। हाँ। और उसमें भी एक बात है, जैसे मैं तो 3 जगह जॉब किया, फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी, तीनों बहुत अच्छी कंपनी थी एंड ऑल। अब उस कोवर्किंग स्पेस में एक ही वॉशरूम था, मेल और फीमेल का। अच्छा। और उसके बाद इस 3 कंपनी में जॉब करने के बाद मैं वहाँ पे बैठा हूँ, फिर वॉशरूम जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि वी शेयर वॉशरूम विद फीमेल कलीग्स ऑल्सो, और दूसरे कंपनीज के, क्योंकि अपनी कंपनी से तो मैं अकेला था। बिल्कुल। तो एक कोवर्किंग स्पेस था 20-30 सीटर, उसमें 2 सीट हमारी थी, वहां से स्टार्ट किया था हमने सर। वहां से आपने, अच्छा किसी को तो आपने रोल मॉडल माना होगा कि नहीं ये जब ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, तभी तो आपने हिम्मत की कि नौकरी छोड़ी और कोवर्किंग स्टेशन से पहला ऑफिस, पहला कार्यालय। कोई रोल मॉडल आपका रहा? सर मेरे पिताजी कहा, आपके पिताजी? जी, मेरे पिताजी कहा करते थे। हाँ, शिक्षक हैं? शिक्षक हैं, वो प्रिंसिपल थे बाद में, अभी वो डोनर हैं जी। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। मैं सोचता था कंपनी स्टार्ट करने का, तो मुझे एक चीज सबसे ज्यादा डर लगता था। रिक्रूटमेंट कंपनी में 2 पार्ट होता है, एक होता है क्लाइंट लेके आना और दूसरा होता है डिलीवर करना जी। तो मैं तो जिंदगी भर रिक्रूटर ही था, 6-7 साल जॉब किया था, तो मुझे लगता था डिलीवर तो मैं कर ही लूंगा 100%, बट मैंने कभी सेल्स या मार्केटिंग नहीं की थी। तो मुझे लगता था ये क्लाइंट्स कैसे आएंगे। अच्छा, शुरू में तो 2-3 क्लाइंट्स चलो नेटवर्क से आ जाएंगे, बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर नेटवर्क। वो हमें कुछ तो चाहिए होगा जिससे कंटिन्यूअस क्लाइंट्स आते रहे। फिर मैं एक दिन सो रहा था तो मुझे अपने आप लगा यार हम बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बंदे हायर कर लेंगे। मतलब एक बहुत छोटी सी बात बिल्कुल। और फिर वो अपने आप में वो एक बूस्टअप था मेरे लिए, जो यार सब कुछ डुएबल है। और जब मेरे पिताजी कर सकते हैं एक ग्राउंड लेवल 0 से स्टार्ट करके
इतने सक्षम बन सकते हैं। उन्होंने बहुत पैसा नहीं कमाया जी। लेकिन बहुत रिस्पेक्ट कमाया। उन्होंने एक शिक्षा जगत में नाम है, उन्होंने एक अच्छा कॉलेज। क्या शुभ नाम है? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह जी अच्छा, बेगूसराय में ही रहते हैं? जी जी, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी। बेगूसराय में ही रहते हैं। जी। तो फिर मैं तो उनका बेटा हूँ, मुझे तो इतना सब कुछ अच्छी जगह माँ? पढ़ाई मिली। मेरी माँ टीचर थी केंद्रीय विद्यालय में। अच्छा, इसलिए आपने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा भी? जी जी जी, अच्छा। जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सुहृद बाल शिक्षा मंदिर में हुई। अच्छा। वो भी एक बहुत अच्छा स्कूल था, अभी भी है, हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा स्कूल है, मेरे फूफा जी का ही है। बिल्कुल। अभी भी वो चल रहा है और आज उस जमाने में बेगूसराय का सबसे अच्छा स्कूल था। अभी भी वो हिंदी मीडियम के लिए बिहार बोर्ड का जो है, अब तो खैर सब इंग्लिश मीडियम चाहते हैं, जी। लेकिन अगर कोई हिंदी मीडियम से बिहार बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्कूल है। बहुत अच्छा स्कूल। जी। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ा। हम्म। और माँ बाप जब कर सकते हैं जीरो से स्टार्ट करके, तो मुझे तो केंद्रीय विद्यालय जैसा जगह मिला, बैंगलोर भेजा मेरे पेरेंट्स ने, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए नवनीत जी की नौकरी जी और कंपनी, जी। ये जो ट्रांजिट पीरियड, तो शादी नौकरी के वक्त हो गई थी कि कंपनी खोलने के बाद हुई? सर कंपनी खोलने से 2 साल 3 साल पहले मेरी शादी हो गई। 2-3 साल पहले हो गई जी थी? जी जी। पत्नी ने मना नहीं किया? सर पत्नी ने ही सपोर्ट किया। पत्नी ने ही सपोर्ट किया? जी। पत्नी भी किसी एमएनसी में क्या? सर उस टाइम पे टीचर थी। अभी टीचर थी? जी टीचर अच्छा। थी। और अभी वो अथर्व सेवा फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है, हाँ। वो चलाती है। तो पत्नी को भी सैल्यूट कर लीजिए, नाम ले लीजिए। थैंक यू सर। मोनिका मेरी पत्नी का नाम मोनिका है। आपकी पत्नी का नाम जी है? जी जी। तो सही पत्नी- मायने में वो अर्धांगिनी जिसको बोलते हैं। हाँ। आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही, उनके साथ की वजह से ही जो हूँ। कुछ हो उनकी वजह से? बिल्कुल सर, बहुत 100%। खुश हो जाएंगे? सर मेरे घर में, मतलब हमारे घर में, आप तो सर यहीं से हैं, आप तो समझते हैं। हम लोगों के घर में मतलब ऐसा नहीं था कि बिजनेस करेगा बेटा, अच्छा। पढ़ाई किया है तो नौकरी करेगा, अच्छा नौकरी कर रहा है, घर चला रहा है अपना, देख हाँ, रहा है तो माताजी अच्छा है। शिक्षक, पिताजी शिक्षक, बेटा जी। नौकरी कर लिया। और हाँ। क्या चाहिए। अब ये बोलना कि मैं नौकरी छोड़ के एक बिजनेस करूंगा, वो भी 2-3 लोगों के साथ, पैसा उसका है, मुझे नहीं लगा था कि वो अलाउ करते। जी। तो मैं तो घर में बताया भी नहीं था कि मैं बिजनेस करने वाला हूँ। अच्छा, माताजी पिताजी को बताया नहीं? बताया नहीं था, डर से नहीं। अच्छा। हाँ। जी। हाँ। तो मेरी पत्नी ने बोला कि आप आराम से कर लोगे। अच्छा जी, आप हाँ। पिताजी के बेटे हो, सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, पत्नी बेगूसराय रह रही थी कि आपके साथ रह रही नहीं, थी? मेरे साथ ही रह रही। अच्छा, बेंगलोर ही रह जी, रही थी। बैंगलोर मेरे साथ ही रह अच्छा। रही थी। तो उन्हीं को घर में सिर्फ उनको ही पता था कि हमें बिजनेस करना है और हम लोग बिजनेस करने वाले हैं। उनको डर नहीं लगा कि बिजनेस यदि फेल हो गया तो फिर घर कैसे चलेगा? उन्होंने बोला मैं चला लूंगी, मैं चला लूंगी। मैं चला लूंगी, तुम्हारा बिजनेस फेल होगा, कुछ दिन ट्राई करने में क्या जाता है। बहुत पैसे वाली घर की हैं क्या? नहीं सर, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, घर से हमने पैसे नहीं लिया था। अच्छा। जी। नवनीत की शादी बिना दहेज की हुई थी? हाँ, बिना दहेज की? जी। मेरी सासू माँ भी टीचर है। आपकी सासू माँ भी टीचर? जी। तो मोनी आज भी आपके पीछे बिल्कुल। अब तो देखिए आप फाउंडेशन ही चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं। आप ये बताइए कि अब आपने पूरे देश में कितने कार्यालय खोल लिए? सर अभी इस वक्त मेरे 45 ऑफिस हैं। 45 ऑफिस हैं? जी सर, इसका रीजन है सर। अच्छा। जी हाँ। क्योंकि हमारा काम फैला हुआ है। अच्छा। काम फैला हुआ है, मतलब हमारे पेरोल पे अभी कुछ 60,000 लोग काम कर रहे हैं। 60,000 लोग काम कर रहे हैं? जी। क्या बात कर रहे हैं सर, कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात। मुझे भी नौकरी दिला देंगे? अरे सर क्या कहीं भी आप नौकरी लगा सकते हो। तो हर जगह हमारे लोग हैं। अच्छा। हर जगह पे हमारे क्लाइंट्स हैं। हर जगह पे वेयर हाउसेस है, फैक्ट्रीज है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं हमारे। तो उनको मैनेज करने के लिए हमें ऑफिस लेना पड़ता है। अच्छा। जी। जैसे कोई भी एक प्लांट है, वहाँ पे 2-3 हजार लोग हैं। हाँ। तो 2-3 हजार लोगों को मैनेज करने के लिए एक ऑफिस, एक सेटअप, एक टीम होना जरूरी तो है। ये 60,000 लोगों को हर महीने सैलरी आपके माध्यम से जाती है कि उन कंपनियों के माध्यम से जाती है? सर इन 60,000 लोगों को हमारे माध्यम से जाती है। महीने में कितने की सैलरी बांटते हैं आप? सर कम से कम 60-70 करोड़। 60-70 करोड़? जी। क्या बात है, मुझे आपके पास आना ही होगा नौकरी के लिए। नवनीत जी जब मुश्किल में पड़ेंगे तो आपके पास आएंगे। चलिए, आपके पास बड़ी बड़ी कंपनी कौन सी है जिसके साथ आप कर रहे हैं काम? सर जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ई कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो सबसे पहले हमारे पास जो बड़ी कंपनीज आई थी वो ई कॉमर्स कंपनीज थी। ई कॉमर्स कंपनी थी? तो जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। उसके बाद हमने फिर आईटी में बहुत सारा काम किया, मैन्युफैक्चरिंग में किया। फिर कोविड के टाइम पे एक हमें बहुत बड़ा हिट लगा था, क्योंकि लैटरल हायरिंग का जो भी था वो तो ऑलमोस्ट बंद हो गया था। उस टाइम पे थोड़ी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एफडी वगैरह था कंपनी का, वो तोड़ के इन हाउस लोगों को सैलरी देनी पड़ी थी। अच्छा। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे तो लगा था कि सब खत्म ना हो जाए। लेकिन फिर उस टाइम पे बहुत सारे कोटेशंस, व्हाट्सएप कोट्स आते थे। तो उस पे एक किसी फ्रेंड ने फॉरवर्डेड मैसेज मुझे किया, जो बुरे वक्त की अच्छाई है कि वो बीत जाती है, बिल्कुल, और अच्छे वक्त की बुराई है कि वो भी बीत जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी वही था कि बस ये वक्त ही तो काटना है। ये वक्त ही तो काटना है। वो एक
नॉर्मल व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज था, जी। बट उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, बूस्टअप किया कि फिर उसके बाद तो हमारे साथ और अच्छा हुआ। अच्छा। क्योंकि कुछ दिनों के बाद ई कॉमर्स खुल गया, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ओपन हो गया, और उसके बाद इसका डिमांड बढ़ गया। हमारे सारे क्लाइंट्स हमारे पास थे ई कॉमर्स के। तो उस ड्यूरेशन में कुछ दिनों के बाद कोविड के टाइम में हमने बहुत अच्छा काम किया। आज बड़े बड़े क्लाइंट्स कौन है आपके पास? अमेजॉन, अमेजॉन? जी, अमेजॉन हमारा वो। अमेजॉन में भी आप नौकरी दे रहे हैं? सर, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट वेंडर इन अमेजॉन। अच्छा। जी जी। सबसे बड़ी नौकरी कितने की दी है अब तक? सर वो 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़ रुपए की? 1.5 करोड़। बिहार का बंदा है क्या? नहीं सर, सॉरी, बिहार का नहीं। उसको छोड़ के जो एप्पल मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, एप्पल भी, आईफोन भी? नहीं, एप्पल मैन्युफैक्चरर्स जो जी। है इंडिया में, जी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, वो सब हमारे क्लाइंट्स हैं। वो सारे आपके क्लाइंट्स? जी, वो सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, एंड वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट वेंडर फॉर देम एज वेल। अच्छा, हेड ऑफिस कहाँ रखा है आपने? सर हमने कंपनी स्टार्ट बैंगलोर से की। बेंगलोर से की थी? लेकिन उसके बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया क्योंकि वो घर से पास होगा। अच्छा। तो मैं गुड़गांव में बैठता हूँ, तो वी कैन से दैट आवर हेड ऑफिस इज इन गुड़गांव, बट काम अभी भी हमारा बैंगलोर से ज्यादा हो रहा है। काम अभी भी बैंगलोर से ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम क्लाइंट्स उनका हेड ऑफिस बैंगलोर में है। अच्छा जी। अच्छा, हम ये समझना चाहते हैं कि अफसर एचआर सर्विस, देखिए जब हम बिहार की बात करते हैं तो हमने कहा है कि रोजी रोटी सबसे बड़ी समस्या होती है। कैसे आपसे संपर्क करें, या किस तरीके की नौकरी आप दिला सकते हैं, और किस तरीके की योग्यता हमारे पास हो तो नौकरी पक्की है कि अब अफसर एचआर के पास जाएंगे नौकरी तो मिल ही जाएगी? सर योग्यता, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम वी आर वर्किंग फॉर बॉटम टू टॉप, ऑल द लेवल्स। बॉटम टू टॉप। जी। तो आपके पास योग्यता 10th पास होना चाहिए, या फिर इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, आप नहीं सर, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो उनको एड्रेस पढ़ना चाहिए, एड्रेस पढ़ना चाहिए, एड्रेस पढ़ने में आना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अब उनको लिस्ट मिलता है कि ये प्रोडक्ट लाना है, जी, तो वो प्रोडक्ट उसमें पढ़ के वो प्रोडक्ट निकाल सके। वी कॉल इट पिकिंग, पैकिंग बोलते हैं, जैसे पिक करके पैक करना। तो बस इतना होना चाहिए कि इतना पढ़ सके, वो समझ सके, और थोड़ा सा ईमानदारी से काम कर ले। ईमानदारी से काम कर ले। ईमानदारी से काम का मतलब क्या हुआ? ईमानदारी से काम का मतलब हुआ सर, जो लोग कभी कभी आ जाते हैं बट वो काम नहीं करना चाहते, कामचोर होते हैं, जी, वो नहीं होना चाहिए। वो तो जिंदगी में नहीं चलेंगे। वो एक चीज है जो मुझे या किसी भी कंपनी को अच्छी नहीं लगती है। ईमानदारी से काम करेंगे तो सर फिर जो 10th पास लोग हैं उनको भी मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लेवल पे पहुंचते हुए। अच्छा, 10th पास लोग भी बड़े बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं? जी, वो कंपनी उस पर खर्चा करती है, उनको पढ़ाती है, उनका ट्रेनिंग कराती है और उनको आगे उठाती है। अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी होती है, तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइन, तो उनमें टेस्ट होता है लोगों का, सैलरी सबकी सेम होती है, बट उनको असेंबली लाइन कौन सा दिया जाएगा वो डिपेंड करता है उनके उस टेस्ट में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, बीट टेस्ट होता है, और उसमें जो अव्वल आते हैं, जो अच्छा करते हैं, उनको अच्छी लाइंस मिलती है जहाँ पे ज़्यादा दिमाग वाला काम है। और उन लोगों पे कंपनीज बहुत सारा खर्चा करती है, उनके पढ़ाई के ऊपर, उनके ट्रेनिंग के ऊपर, और वो धीरे धीरे करके लैडर क्लाइंब करते हुए चले जाते हैं। चलिए, मुझे अंग्रेजी इतना पढ़ना आता है कि मैं किसी का एड्रेस पढ़ लूँ, जी, किसी का एड्रेस ढूंढ लूँ, जैसा स्विगी में, बिग बास्केट में। जी। कितने की नौकरी हमें मिल जाएगी? सर वो जो बेसिक है, जो मिनिमम वेजेस है हर जगह का, वो कंफर्म है। हाँ। उसके बाद हमारे इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, हमारे कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो मिनिमम वेजेस है हर स्टेट का अलग अलग, वो फिक्स है। जैसे बैंगलोर में आज की डेट में 17,000 18,000 के पास आसपास है, दिल्ली में 17,000 18,000 के आसपास है, वो मिनिमम वेजेस फिक्स है। अच्छा। तो मिलेगा है, उसके बाद हमारे काबिलियत पे डिपेंड करता है। अंग्रेजी पढ़ना आता हो, सिर्फ पता भी पढ़ लें तो 17,000 18,000 की नौकरी मिल सकती है? मिल रही है सर, हजारों की संख्या में मिल रही है। तो फिर ये बिहार वाले परेशान क्यों रहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं, तो बिहार में क्यों नहीं मिलती है? सर बिहार में दो बात है जी। एक तो सर हम मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार एक कोशिश नहीं कर रही है, कर रही है, बट वैसा कोई मैन्युफैक्चरिंग हब हम नहीं बना पा रहे। फॉर एग्जांपल तिरुपुर है जैसे जी, टेक्सटाइल हब है, हम भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल, हजारों की संख्या में मेरे ही लोग हैं वहाँ पे तिरुपुर में काम कर रहे हैं, हमारे ही भाई बंधु, मैं ही लेके जा रहा हूँ, और हमारे जैसे सैकड़ों कंपनीज होंगी जो कर रही है। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है, अभी गवर्नमेंट इतनी सब्सिडीज दे रही है, बट बिहार में वैसा कुछ नहीं, कोई आईटी हब नहीं बना पा रहे। अभी गुवाहाटी में एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब आ रहा है जी, तो सेमीकंडक्टर चिप अहमदाबाद में आ रहा है, तो वो बिहार में वहाँ पे भी जाके 50% बिहारी काम करेंगे, वहाँ भी जाकर 50% बिहारी काम करेंगे। हाँ, लेकिन अपने बिहार में नहीं हो पा रहा है। तो वो जिस दिन से होना शुरू होगा तो हमारी हालत थोड़ी सुधरनी स्टार्ट होगी, तब प्लान भी रुकेगा। जी, पलायन रुकने का तो वही एक तरीका है। अभी तो
बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे बोलते सब कुछ सही है, लेकिन बिहार में इन्वेस्ट मत करना। अच्छा, क्यों भाई? डूब जाएगा, सपोर्ट नहीं मिलता है, प्रॉब्लम होती है लोगों में। सेम लोग बिहार के बाहर बहुत अच्छा काम करेंगे, वहां पे राजनीति करने लगते हैं, गुट बना लेते हैं। ये सारी सोच हाँ, अभी भी वो है। तो आप बेगूसराय से आते हैं तो आपने देखा है ना वहाँ किस तरीके से बंदी हुई, किस तरीके से लेनिनग्राद बन गया, यह सब भी तो आपने देखा ही और समझा है। जी, देखा है, समझा है। उन चीजों को ठीक करना है, उन चीजों को उन ठीक चीजों करना, उस माहौल माइंडसेट को को, ठीक करना। माइंडसेट को ठीक करना है कि हम कहीं काम कर रहे हैं तो वो हमें ईमानदारी से काम करना है। हमें वो जो काम करना है वो बिजनेस की तरह काम करना है, और बिजनेस करना है तो नौकरी की तरह करना है। नौकरी की तरह जी, कर रहे हैं। ये एक कमी लेकिन है। नवनीत जी, आजकल हम यह भी देख रहे हैं लगातार कि नौकरियों की कमी या फिर काबिलियत की कमी, जिस योग्यता की बात कर रहे थे, कि हमने पिछले साल देखा कि आईआईटी मुंबई के भी कई प्रतिशत लड़कों को साल के 5 से 6 लाख रुपयों के पैकेज की नौकरी मिली। क्या मार्केट में अवसर कम हुए हैं या पढ़ाई का स्तर कम हुआ है? सर, मार्केट में अवसर कम हुए हैं, अवसर कम हुए हैं। अवसर कम हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतना भी कम अवसर नहीं है कि नौकरी ना मिले। अच्छा, अंडर पेड वाली सिचुएशन ज्यादा है, अंडरपेड वाली अंडर पेड वाली सिचुएशन ज्यादा है। नौकरी है, लेकिन जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं एक्स अमाउंट के लिए एलिजिबल हूं, मेरी कैपेबिलिटी है कि मुझे एक्स अमाउंट मिले, मुझे मिल रहा है एक्स माइनस 30%। एक्स माइनस 30%। ये हार्श रियलिटी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अवसर कम है, अवसर है, लेकिन मेरी योग्यता के हिसाब से जो अवसर होनी चाहिए वो थोड़ा सा कम है, 30% 40% कम है अभी भी। अच्छा, उस गैप को हमें भरना है, उस गैप को भरना। उस गैप को भरना है। चलिए, एक बिहारी होने के नाते जब हम बिहार प्रेम की बात करते हैं, आप बिहार के लोग, चूंकि आप 60,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं, 700 करोड़ की कंपनी बना चुके, 5 ऐसी चीजें, 5 सूत्र वाक्य बताइए बिहार के युवाओं को कि जब वह घर से निकले तो कम से कम इतनी तैयारी कर ले। देखिए, बॉटम वाली की बात तो हो गई, लेकिन जो देखिए हम यह भी देखते हैं कि भाई चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए नौकरी निकली है और बीटेक पास लड़के जो है सर्टिफिकेट लेकर खड़े हैं। बिल्कुल, हाँ, 100%। और उन्हें भी नौकरी नहीं मिल रही है। और मेरी दूसरी शिकायत यह भी रहती है कि बिहार में नौकरी कैसे मिले, क्योंकि यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, वो डिग्री बांट रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। तो बिहार के लोग के लिए 5 सूत्री। सर, एक तो जो सबसे बड़ी बात है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप पर काम अपने करना। आप पे काम करना है। हाँ, हमें अब खुद को योग्य बनाना है। हमें पता है कि अगले 5 साल बाद मैं जब नौकरी के लिए जाऊंगा तो उस पे मुझे क्या क्या होना चाहिए। मेरे पास मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, मेरी टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगेन नॉलेज से आएगी। ये सारी चीजों पे हमें 5 साल के लिए काम करना चाहिए। पर्सनालिटी मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलॉन्ग विद टेक्निकल नॉलेज। सर, ये 5 चीजें रहेगी, 4 चीजें, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जितने परेशान हमारे युवा नौकरी के लिए हैं, उतने ही परेशान कॉर्पोरेट्स या कंपनी जो है वो लोगों के लिए। इट्स जस्ट कि मिसमैच जी। कॉर्पोरेट्स को जो लोग चाहिए वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, मुझे जो लोग चाहिए, मेरी खुद की कंपनी है, 300 लोग उसमें भी काम कर रहे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं। मुझे आज अगर एक बंदा चाहिए तो मुझे 2 महीने लग जाते हैं उस पोजीशन को फिल करने में। अच्छा जी, आदमी नहीं मिलता? आज भी नहीं मिलते। हाँ, तो वो चीज हमें खत्म करनी है। मैं अभी एक स्कूल खोल रहा हूँ, तो एक स्कूल में सारे लेवल पे स्टाफ्स की जरूरत होती है, एम्प्लॉय की जरूरत होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट। कहाँ खोल रहे हैं स्कूल? मैं सर बेगूसराय में एक स्कूल। बेगूसराय में खोल रहे हैं? जी, बेगूसराय में। चलिए, आपने तो दुनिया देख लिया, तो स्कूल भी अच्छा ही होगा। सर, स्कूल जो आपने बोला दुनिया देख लिया, तो स्कूल का नाम ही हमने वर्ल्ड व्यू एकेडमी रखा है। वर्ल्ड व्यू एकेडमी जी, अच्छा। एक सपना है मेरा कि मैं वहां से ग्लोबल सिटीजन्स बनाऊं। ग्लोबल सिटीजन, अच्छा। मैं दुनिया में बहुत सारे देश घूमा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे देश के लोगों से मिला हूँ। तो एक उस लेवल के बच्चे मेरे स्कूल से तैयार हों, जो मेरे स्कूल से जो +2 के बाद निकले बच्चे या ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद उनमें वो कमी नहीं फील होनी चाहिए। जो आपने बोला कि आपको एक सर मिले थे जो बोले थे बिहारी बच्चा आता है, नॉलेज बहुत होता है, लेकिन पता नहीं कि वो पीछे बैठ जाता है। वो कमी मेरे स्कूल के जो बंदे होंगे उसमें नहीं। और ये जो आपने बताया सर, वो सारे कॉलेजेस में है। IIT में भी यही चीज़ है, और जो Tier B कॉलेजेस हैं उनमें भी है। तो ये चीज़ हमें खत्म करना, उस स्कूल के माध्यम से मेरा यह सपना है कि ये चीज़ मैं खत्म कर दूं। बिल्कुल, एक ग्लोबल सिटीजन बने, कहीं भी जाए, नॉलेज थोड़ा कम भी हो तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखे, अपने आप को इतना बूस्टअप रखे कि फर्स्ट बेंच पे बैठे। जो फर्स्ट बेंच पे अभी बैठ रहे हैं उनमें ऐसा नहीं है कि नॉलेज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, हमारा मैथ्स का तो बात करने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन हम फिर भी पीछे बैठते हैं। पीछे बैठते हैं। टीचर पूछती है, हमें पता होता है, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम खड़े होकर जवाब देंगे। डर लगता है कहीं गलत हो गया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे। कोई नहीं हंसेगा सर, बिल्कुल कोई नहीं हंसेगा। और हंसेगा तो क्या, हंसेगा तो क्या, हंसेगा तो हमने तो लक्ष्य हासिल किया ना, हमने जो लक्ष्य हासिल किया, हंसेगा तो क्या। मुझे एक और दिल्ली में टीचर मिले, उन्होंने कहा कि देखिए बिहार के लोगों के साथ क्या समस्या है, या फिर बड़े बच्चों के साथ जो बड़े घर से आए, जी कि वो इतने लाड़ प्यार में पलते हैं, जिनके माता पिता आईएएस आईपीएस करोड़पति अरबपति हो गए। उन्होंने खुद तो संघर्ष देखा था, लेकिन वे अपने बच्चों को संघर्ष दिखाना नहीं चाहते। तो वो टीचर बता रहे थे कि देखिए 10वीं तक तो ये माता पिता जो अमीर माता पिता हैं, शुगर डैडी हैं, जी तो उन्हें लगता है कि बच्चा कुछ कह ले तो जो कह दिया वो हो जाए, तो बच्चा बहुत प्यारा होता है। लेकिन जैसे ही 11वीं में पहुंचता है तो लगता है कि मेरे बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, और टीचर से शिकायत होती है, कंपनियों से शिकायत होती है। तो दर्द ये होता है कि भाई 10वीं तक पिता चाहते ये हैं कि मेरा बच्चा यदि BMW से गया है तो वह BMW लिफ्ट तक पहुंच जाए, बिल्कुल, हाँ लिफ्ट तक पहुंच जाए, 2 कदम भी न चलना पड़े। तो एक तकलीफ की वजह यह भी है कि हम अपने बच्चों को संघर्ष और दुनियादारी से दूर कर देते हैं, केवल सुख सुविधा के लिए कि भाई अभी उसने कह दिया कि पिज्जा खाना है तो पिज्जा खाना है, या नहीं समझा कि हाँ यह वक्त पढ़ाई का है। सर एक कहावत है जी, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स इजी टाइम्स, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स इजी टाइम। जी, इजी टाइम्स क्रिएट्स वीक पीपल, वीक पीपल क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन। तो पहले एक जनरेशन ने मेहनत किया, आईएएस बने आईपीएस बने जी, तो उन्होंने टाइम इजी कर दिया। अब बच्चे इजी टाइम में है बिल्कुल, तो वो कमजोर हो रहे हैं। इसमें सर मुझे लगता है स्कूल का एक बहुत अहम रोल होना चाहिए। बिल्कुल, जो जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छे परिवार के जो बच्चे हैं वो घर में काम नहीं करते हैं, मेरे घर में भी नहीं करते। मुझे अपने बच्चे को लेके ये जो आपने बोला ये मैं रोज सोचता हूँ कि चलो मुझे तो बिजनेस करना था तो मैं तो खुद से सब कुछ किया, फेलियर हुआ, रोज एक स्ट्रगल होता है। लेकिन वो तो जब बड़ा होगा तो जो भी करेगा उसको हर चीज प्लेटर पे मिल रही है, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं इतना रफ एंड टफ नहीं होता कि कुछ भी होगा झेल लेंगे तो मैं सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन ये एटीट्यूड मेरे बेटे में कैसे आए, तो यहाँ पे मैं एक स्कूल का रोल देखता हूँ। बिल्कुल, कि स्कूल में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। जब मैं शिक्षा बोल रहा हूँ तो एक होलिस्टिक अप्रोच ऐसा होना चाहिए जो वो बच्चों से घर का भी काम कराए। उनका होमवर्क में मिलना चाहिए कि आज आपको घर में बिस्तर सही करना है, आज आपको घर में लॉन्ड्री करना है, आज आपको घर में किचन में हेल्प करना है। डेली आधा घंटे का 45 मिनट का उनको घर में काम करने के लिए बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए। जब एक लेवल के ऊपर जाते हैं तो बाहर काम करवाना चाहिए, कम्युनिटी सर्विस करवाना चाहिए। जो बाहर कम्युनिटी के लोग होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में हेल्पर होते हैं, गार्ड होते हैं, बाहर पुलिस वाले होते हैं, उनके लिए एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि इनकी वजह से हम अपनी जीवन अच्छे से जी रहे हैं। जी, ये सारी चीजें स्कूल में एक पार्ट होना चाहिए, करिकुलम डिजाइन होना चाहिए। और ये पता नहीं मतलब आप इतना अच्छा सा ये सब हम लोग सोच रहे हैं अभी अपने स्कूल में भी आप भाई दुनिया के दूसरे देशों में देखेंगे तो पहले बच्चों का मनोविज्ञान समझा जाता है कि ये बच्चे करना क्या चाहते हैं। जो करना चाहते हैं वही पढ़ाओ, जो नहीं करना चाहते हैं क्यों जबरदस्ती पढ़ा रहे हो। हाँ, आपने भी जो पढ़ा वह बाद में दूसरे रूप में काम आ रहा है, दूसरे रूप में आ रहा है। अच्छा नवनीत जी, आप तो एचआर का ही काम कर रहे हैं, 60,000 लोगों की नौकरी आपने लगा दी है, आप आईपीओ भी लाने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम एक और सवाल लेते हैं। आप कितने घंटे काम करते हैं? सर मैं सच बताऊं तो सच बताइए। जिस टाइम नहीं सोता हूँ, नहीं सोते हैं, जिस टाइम पे नहीं सो रहा होता हूँ मैं काम कर रहा हूँ। जिस टाइम नहीं सो रहे होते हैं मैं काम कर रहा होता हूँ। कितने घंटे सोते हैं? मैं सोता अच्छा हूँ, 8 घंटे सोते हैं। 8 घंटे के आसपास मैं सोता हूँ। चलिए देखिए, एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। पहले नारायण मूर्ति साहब ने कहा, इन्फोसिस वाले ने, कि 70 घंटे हफ्ते में काम किया जाना चाहिए। और अब एलएनटी वाले सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं 90 घंटे काम किया जाना चाहिए। अरे घर में रहकर पत्नी को कब तक निहारते रहोगे? जी जी जी। यह कितना सही है? यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए, या फिर आदमी शरीर को मशीन बना दे? क्योंकि आपने पहली बात कही थी, कामचोर भी लोग दिखते हैं। जी जी सर, ये तो नारायण मूर्ति साहब से बड़ा तो कोई है नहीं आज, या सुब्रमण्यम सर से बड़ा कोई है नहीं। तो ये एक विवाद का विषय बन गया है। तो अगर मैं कुछ बोलूँ तो पता नहीं उस पर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। बट मेरा जो सोच है, जो मेरा पर्सनल सोच है, उससे मेरी कंपनी का या मेरे कंपनी के वर्क कल्चर का कोई लेना देना नहीं है। अगर नारायण मूर्ति किसी को बनना है तो उसको कम से कम 70 घंटे काम करने पड़ेंगे।
70 घंटे काम करने पड़ेंगे, अगर नारायण मूर्ति बनना है। इन्फोसिस में और भी लाखों लोग काम कर रहे हैं, सबको नारायण मूर्ति नहीं बनना है जी। लेकिन अगर नारायण मूर्ति बनना है फिर तो करना पड़ेगा। अगर सुब्रमण्यम सर बनना है फिर तो करना पड़ेगा। अगर नहीं बनना है सर, लाइफ में सबका एक टारगेट होता है। बिल्कुल। अगर मुझे इस पॉइंट तक जाना है तो मुझे इतना काम करना है, मुझे इस पॉइंट तक जाना है तो मुझे इतना काम करना है, मुझे यहाँ तक जाना है तो 70 घंटे भी कम पड़ सकते हैं। जी। तो ये एक अपना पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस है। मेरी उम्र 57 साल हो गई, 15 घंटे काम करता हूँ रोज। देखो सर, 15 घंटे अगर उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 70 और 90 से ज्यादा हो रहा है। अभी हमने डिटेल टॉक्स महीने में एक दिन लेना शुरू किया है संडे को, जी। लेकिन 15 घंटे काम करता हूँ और रात को बिना पढ़े नहीं सोता हूँ। कुछ भी पढ़ूं लेकिन पढ़ता हूँ। हाँ सर, ये अब मुझे मेरे हिसाब से मतलब वही है, अगर शाहरुख खान बनना है जी, तो शाहरुख खान जितना मेहनत कर चुके हैं उनसे ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो 70 घंटे में नारायण मूर्ति सर के आसपास तो सोच सकते हैं, कम से कम अपनी सोच में जा सकते हैं। तो वो ये 70 घंटे 90 घंटे का जो डिबेट है वो डिपेंड करता है हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हमारा लक्ष्य टॉप का है फिर तो घंटा कैलकुलेट करना ही छोड़ देना चाहिए। घंटा कैलकुलेट करना ही छोड़। नवनीत जी, अभी आपने कहा था कि बिहार के बारे में लोग कहते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो, यहाँ ये समस्या वो समस्या, इसके बाद भी आप स्कूल खोल रहे हैं। हमने यह भी सुना कि आप यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज भी खोलना चाहते हैं, और आप तो दिल्ली गुड़गांव भी देख रहे हैं। यदि एम्स के सामने चले जाइए तो सिर्फ बिहारी और बिहारी ही दिखते हैं। और अभी तो बिहार के लोगों को किस तरीके से गालियाँ दी जा रही है, अभी आपने देखा कि बिहार वाले आते हैं, यूपी वाले आते हैं और सारी समस्या खड़े कर देते हैं। मैं सर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ जो हमारे समाज का है, हमारे जगह का है। सोशल मीडिया पे तो खैर सब लोग ही रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी मैसेजेस आते हैं जो एम्स में नंबर लगवाना है, यहाँ पे ये करवाना है, वहाँ पे वो करवाना है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ वैसी व्यवस्थाएं है नहीं, और किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को तो चेंज करना होगा जी। बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अकेले कोई सफेद घोड़े पे सवार होके आएगा और सब कुछ सही कर देगा। सब लोग छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन हमें सबको करना पड़ेगा इस चीज को बदलने के लिए। मेरे साइड से जितना पॉसिबल हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। मुझे नहीं पता मैं कितना सक्सेसफुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बिहार में इन्वेस्ट मत करना, ये मत करना, वो लोग भी अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत सफल है, उनका भी एक लंबा अनुभव है। तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, बट मेरे हिस्से की जो कोशिश है कि सबसे पहले स्कूल खोला, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बुनियाद ही तो सबसे बुनियाद ही है जी। और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि क्लास 6 में बच्चा गया अब उसको बाहर भेज दो जी। 6 क्लास में बच्चा क्या उम्र होती है, 10 साल 11 साल मैक्सिमम 12 साल। 12 साल का बच्चा, वो तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना कि भाई अमीर का बच्चा पढ़ने जाएगा, गरीब का बच्चा कमाने जाएगा, सभी बिहार से बाहर चले जाएंगे और बूढ़ों का प्रदेश बिहार बन जाएगा। अब सर मैं तो प्रशांत किशोर सर के इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सच्चाई तो है सर, सच्चाई है, सच्चाई तो है, सच्चाई है। ये सच है, ये सच है। पॉलिटिकल एजेंडा उनका जो भी हो, हाँ वो खैर, लेकिन ये बिहार का कड़वा सच है, ये कड़वा सच। तो नवनीत कुमार मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कोशिश रहेगी सर, कोशिश रहेगी, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, तो शायद खुल भी जाए। बिहार वापस बुला रहा है आपको, बिहार वापस बुला रहा है, बिहार वापस बुला रहा है। चलिए, और वापस बुला रहा है क्या, मैं तो यही कहूँ, बैंगलोर से गुड़गांव जो मैं शिफ्ट किया, अभी भी मैंने बताया आपको कि क्लाइंट्स के सारे हेड ऑफिस तो बैंगलोर में ही है, तो गुड़गांव जो शिफ्ट किया वो इसीलिए किया कि बिहार से नजदीक होगा, बिहार से नजदीक होगा। तो सबसे पहले स्कूल, उसके बाद कॉलेज। जब फुर्सत का पल होता है तो नवनीत जी क्या करते हैं? सर मैं गोल्फ खेलता हूँ। गोल्फ खेलते हैं? गोल्फ खेलता हूँ। अच्छा। और उसको छोड़ के बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे आपने बताया कि डेली पढ़ता हूँ, मैं भी डेली पढ़ता हूँ। डेली पढ़ते हैं? अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप? कुछ भी मेरी तरह जी। अच्छा मेरी तरह कुछ भी। मैं तो अपने साथियों को कहता हूँ गंदे से गंदे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर। एग्जैक्टली मैंने भी अपने टीम मेंबर्स को यही बोला। हाँ। बोलते हैं सर पढ़ते हैं ना तो नींद आता है, मैं बोला जो गंदा चीज पढ़ लो। हाँ, गंदा चीज पढ़ लो, गंदा चीज, नफरत हो जाएगी ना, पढ़ोगे ना। हाँ। तो अच्छा चीज ढूंढोगे। हाँ, बिल्कुल जी। हाँ सर हमारी सोच इस मामले में भी इस मामले में बिल्कुल गंदे से गंदा चीज। अच्छा, लेकिन पढ़ना जरूरी। सुबह का ब्रेकफास्ट क्या अच्छा लगता है?
ब्रेड ऑमलेट सर। ब्रेड तब तो दाल भात चोखा से भी बहुत प्यार होगा। दाल भात चोखा तो जैसे अल्टीमेट। पटना में एक बार आया हाँ। तो एक होटल में रुका जी। उस दिन थोड़ा बहुत घूमा था तो खाना बहुत ज्यादा हो गया था। तो डिनर में मैं सोचा खिचड़ी खा लेता हूँ। नॉर्मली मैं ये सब कम खाता हूँ तो मैंने खिचड़ी ऑर्डर किया तो खिचड़ी के साथ चोखा आया। मैं बोला खिचड़ी छोड़ो यार चोखा ही खा लेते हैं। चोखा खा लो। तो वो तो मतलब हमारे लिए तो जन्नत है। मम्मी पापा क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं आपके बारे में? अब तो खुश है सर। अब खुश है? अब तो बहुत खुश है। हाँ, अब तो लगता है कि बेटा, माँ बाप को डर लगता है। माँ बाप को डर लगता माँ है। बाप को डर लगता है कि बेटा नौकरी छोड़ देगा, बिजनेस करेगा, सक्सेसफुल नहीं होगा तो क्या करेगा, परेशान रहेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। माँ बाप थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। मैं भी बाप हूँ तो मुझे भी लगता है, कितना भी सोचता हूँ कि नहीं इसको स्ट्रगल सीख करना जरूरी है। एक छोटा सा छोटी चीज है जो स्कूल बस से जाएगा कि मैं ड्रॉप करने जाऊँ, बिल्कुल। तो नहीं यार अभी बहुत बच्चा है मैं ही ड्रॉप करूँ। एक मतलब इससे छोटी चीज और कुछ नहीं हो सकती है। तो माँ बाप को तो डर लगता है बिल्कुल। जो बच्चा मेरा कुछ दर्द ना सहना पड़े, उसे उसकी जिंदगी स्मूथ चलती रहे। तो माँ बाप, लेकिन जब एक बार आप बन जाते हो तो वो डर जिस दिन माँ बाप का खत्म हो जाता है उस दिन के बाद से तो माँ बाप आपके साथ 24 घंटे। माँ बाबूजी की कौन सी ख्वाहिश आप पूरी करना चाहेंगे? अब तो आप सक्षम हो गए। सर स्कूल जो खोल रहा वो माँ बाप का ख्वाहिश था, माँ बाप का सपना था जो अपना एक स्कूल खोलना है, अपना एक स्कूल खोलना है। तो वो एक चारों धाम की यात्रा भी करा देंगे। वो शायद मेरे पिताजी या माताजी बेगूसराय वाले मूड के हैं। हाँ तो वो शायद उसके लिए अगर बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा। आप कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? मैं तो सर घूमता रहता हूँ। लेकिन जब मुझे बीच डेस्टिनेशन जब छुट्टी मिले तो पत्नी के साथ, बेटे के साथ, उसमें थोड़ा परिवार में कंट्रोवर्सी होता है सर। अच्छा। मुझे बीच वाले लोकेशंस पसंद है और मेरी पत्नियों को पहाड़ वाले तो हमने किया है जो एक बार हमारा होगा, मेरा होगा, एक बार आपका होगा। ये तो बिहार वाला हो गया कि एक छठ ससुराल में होगा, एक छठ मायके में होगा। जी वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चलता रहता है। तो पटना में ऑफिस कहाँ है आपका? सर आरपीएस मोड़ में। आरपीएस मोड़। अच्छा जी। बिहार के कितने लोगों को अब तक आपने देश भर में नौकरी दी होगी? सर 20,000 से ज्यादा। 20,000 से ज्यादा। अच्छा। करंट 20,000 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे होंगे। अच्छा, करंट 20,000 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा जी। बिहार में हमारा 2 स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी चलता है। अच्छा, 2 स्किल जो बीएसडीएम बिहार सरकार के साथ है, उनके कोलैब, एक बेगूसराय में है, एक बांका में। उसमें हम 3 डिफरेंट ट्रेड्स में उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो उनका प्लेसमेंट कराते हैं। अच्छा जी। कौन सा फील्ड है? सर एक स्विंग मशीन ऑपरेटर है, अच्छा, जो सिलाई मशीन वाला है। दूसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो हम ई-कॉमर्स वगैरह में देते हैं। तीसरा असेंबली लाइन है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जी, जो हम मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, आप एमएनसी के साथ काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं, वो बिहार जब आना चाहते हैं तो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या सब रहता है, और फिर जब बिहारी को रखते हैं तो क्या सोचते हैं? सर उनको बिहार जब आना होता है, मैं बहुत सारे मतलब नए फैक्ट्रीज में भी काम किया हूँ, डरते हैं। अच्छा। इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं होगा, लाइसेंस का प्रॉब्लम होगा, रंगदारी टैक्स होगा, ये सारी चीजें अभी भी सोचते हैं जी, अभी भी सोचते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम बिहार में नहीं है। उससे भी ज्यादा चीजें क्या है कि जो दूसरे राज्यों की सरकार है, आई एम सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, खुलकर बोलिए ना, वो ज्यादा हाथ फैला के उनका स्वागत करते हैं। हाँ, अभी आपने देखा ना, आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ के लिए 2 लाख करोड़ का रोड शो प्रधानमंत्री और चंद्रबाबू नायडू ने किया जी। और मुझे दिल्ली में इसी यात्रा में लोग बता रहे थे कि देखिए बिहार के जो सांसद होते हैं ना, कुछ सांसदों को छोड़ दीजिए, सबसे मरियल सांसद होते हैं। उन्हें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक पता ही नहीं होता है, उनके पास सिर्फ इतना काम होता है कि एम्स में इलाज करा दो और टिकट कंफर्म करा दो, यह भी नहीं होता है आजकल। और आप यदि साउथ वाले के पास जाइएगा, साउथ के जो एमपीज होते हैं, महाराष्ट्र के एमपी होते हैं, गुजरात राजस्थान के होते हैं, उनके हाथ में एक फाइल होता है, लेके घूमते हैं। हाँ, वो लेके नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक घूमते हैं। हाँ, और इनको पता ही नहीं होता है कि हमें कराना क्या है, क्या नहीं कर। और फिर देखिए उनमें भी, यदि आप बिहार में देखिए, संजय झा ने करा लिया ना, दरभंगा एयरपोर्ट करा लिया ना, अब वो कह रहे हैं कि हम दरभंगा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे। प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री की चल रही है, मधुबनी में उन्होंने कर दिया, छोटे विमान उड़ेंगे। तो ये एक शिकायत रहती है, राज्य सरकारें लड़ती हैं, एक दूसरे से आपस में लड़ती है, इन्वेस्टमेंट के लिए, फैक्ट्रीज के लिए। होता, हमारे लोग भी करते होंगे, लेकिन अभी तक हम सफल नहीं हो पाए हैं। क्या करना चाहिए बिहार सरकार को?
सर जैसे ही पता चले कि कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है या कहीं जाके भी इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए सर, उसको लिए रेड कारपेट बिछ जाना चाहिए। बिल्कुल। जो आप हमारे पास ही आओ। अभी भी जैसे मूवी प्रोडक्शन में बिहार सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। बिल्कुल। तो मैं सुना हूँ कि बहुत लोग मूवी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं भोजपुरी में, तो वैसे हर चीज़ में करना चाहिए हमें। बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनको लाना चाहिए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज खोलना चाहिए, उनको ई-शॉप्स देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा और ज़्यादा एग्रेसिवली करना चाहिए। अभी भी कर रहे हैं बहुत, मैं तो देखा हूँ बहुत लोग कर रहे हैं। कुछ 10-15 दिन पहले भी बिहार सरकार ने एक हम लोगों को भी इनवाइट किया था। बिजनेस कॉन्क्लेव, नीतीश मिश्रा सर थे। लेकिन और करना चाहिए, और करना चाहिए। बाहर वालों को डर लगता है, नवनीत जी को तो अब डर नहीं लगता है बिहार में? सर मुझे डर नहीं लगता, जो होगा देख लेंगे। जो होगा देख लेंगे मतलब यह तो बेगूसराय वाली बात हुई। जो होगा देख लेंगे मतलब सर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा पानी में बहा देना, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान होगा जितना बेयर कर सकते हैं उतना ही डालेंगे। प्लस माइनस सीख लिया। तो अब आगे जो अफसर HR सर्विसेज है उसका टारगेट क्या है? जो IPO की बात चल रही है कि आप IPO लेकर आने वाले हैं, क्या टारगेट है और कौन सा गोल बचा रह गया है जिसे आपको अचीव करना है? सर अभी मैं इंडिया में अगर बोलेंगे तो टॉप 10 स्टाफिंग फर्म में हूँ। टॉप 10 स्टाफिंग फर्म में जी। मुझे टॉप 5 में आना है। टॉप 5 में आना है। अभी आपका कंपटीटर कौन है? अभी तो सर बहुत बड़े प्लेयर हैं जी। टीमलीज है, डिको है, रैनस्टैड है, मैनपावर है, क्विस्ट कॉर्प है और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मुझे टॉप 5 में आना है और मुझे 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे IPO जाना है। 1000 करोड़ के रेवेन्यू पर IPO क्या कर रहे हैं इसके लिए आप? इसके लिए और क्लाइंट्स बढ़ा रहे हैं और जिस इंडस्ट्री में हम कम हैं वहाँ पे काम बढ़ा रहे हैं और अपनी टीम बड़ा कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, अपना इंटरनल कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। जो कम लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे आए, उसमें टेक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और स्केल भी बढ़ेगा। अच्छा नवनीत जी, जिस उपलब्धि पर आपको लगा हो कि यह उपलब्धि सचमुच में मेरे लिए बड़ी थी और यह गलती सचमुच बहुत बड़ी भूल थी? कोविड के बाद मैंने बाउंस बैक किया। कोविड के बाद आपने बाउंस बैक किया। हाँ। या मतलब मैं बोल सकता था अभी 500 करोड़ कर लिया, वो मेरे लिए सबसे नहीं जी। कोविड के बाद जो बाउंस बैक किया वो मुझे ऐसा मोरल दिया कि अब मैं लाइफ में बड़े रिस्क ले सकता हूँ जी। अब मैं कैपेबल हो गया हूँ बुरे वक्त में कैसे खुद को संभाल के रखना है या एक बार गिरने के बाद कैसे उठना है जी। वो चीज़ मुझे अपने आप पे जो आपने बोला गर्व होती है या अच्छा लगता है मुझे। और जो सबसे बड़ी गलती है वो तो सर रोज करते हैं रोज करते हैं वो तो रोज का पूछना पड़ेगा कि आज की सबसे बड़ी गलती क्या है जी। लेकिन उसे भी नोट डाउन करते हैं कि ये गलती तो हुई। डेफिनेटली सर। अच्छा डेफिनेटली। और सबसे बड़ी गलती होती है सर लोगों को पहचानने की। यहाँ गलतियां हो जाती हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग सब लोग एक आडंबर लेके घूमते हैं, एक पर्सोना लेके घूमते हैं और उसके अंदर झांकना अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो हमारा काम है। उसमें तो फेल होते हैं और उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। उसका कॉस्ट ज्यादा हाँ, जब पहचान के कारण कोई गलती हो जाए और फिर हाँ। जी। तो चलिए बिहार के लिए अब कुछ करेंगे, यह भी आगे बिल्कुल तय है। बिल्कुल सर, 100%। बिहार में जो सब कुछ चल रहा है, बिहार में राजनीति में कुछ अच्छे लोगों की जरूरत भी है नवनीत जी। अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। 100% आना चाहिए, हर जगह आना चाहिए। राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरत है। राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरत क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स है। अगर मान लीजिए बेगूसराय में आज कोई फैक्ट्री खुल जाए जिसमें 1 लाख लोगों की कैपेसिटी हो जी, तो कहाँ बेरोजगारी बचेगी बेगूसराय में? हाँ, कहाँ बेरोजगारी बचेगी? और ऐसी फैक्ट्रीज तो हिंदुस्तान में बहुत हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई फैक्ट्रियों को काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं जी, और काम करने वाले जो हैं उनके पास योग्यता कम है तो उन्हें अच्छे कंपनीज नहीं मिल रहे हैं। हमें फैक्ट्रीज जैसे बेगूसराय में तो बहुत सारे फैक्ट्रीज। हाँ, मोकामा बेगूसराय यहीं से शुरुआत हुई थी बिहार के तो, लेकिन उसके बाद क्या जी, उसने एक हद तक बेगूसराय को ऊपर अपलिफ्ट किया है। तो लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद अभी मान लीजिए एक ऐसी कंपनी आ जाए जो 50,000 लोगों को रोजगार दे सके और सारे लेवल्स पे दे सके, तो जो हमारे 15,000 कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं वो घर बैठ के अगर 15,000 20,000 कमा रहे हैं तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल। और ये कंपनीज खुल रही है, ये फैक्ट्रीज खुल रही है, तो हमारे देश में क्यों, हमारे राज्य में, हमारे शहरों में क्यों नहीं खुलेगी?
कोई टेक्सटाइल हब बन जाए बहुत सारा। मैं न्यूज़ में सुना था कि मुजफ्फरपुर में कुछ टेक्सटाइल हब पे काम चल रहा है जी। तो लेकिन वैसे और भी जगह पे बृहद स्केल पे क्यों नहीं? हमारे ही बच्चे तो वहाँ जाके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक मशीन लगाने का काम तो सबसे आसान है, तो वो काम हम क्यों नहीं कर सकते? चलिए, तो ये नवनीत जी थे जो अफसर एचआर सर्विसेज के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, सर्वे सर्मा हैं, और जिन्होंने 2016 में शुरुआत की 15 लाख रुपए से, वह भी दोस्त का पैसा था, और आज 700 करोड़ पर खड़े हैं। देश भर में 60,000 लोग इनकी कंपनी के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं। इनमें 20,000 लोग ये चाहते हैं कि संख्या और बढ़े, बिहार के लोगों को हम और आगे ले जाएं। तो नवनीत जी से आगे भी मुखातिब होते रहेंगे, आप आ जाए, अच्छा लगा। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक बिहारी लाख पर भारी तो आप हैं ही, हैं? तो बिहार का झंडा बुलंद रखिए, परचम लहराते रहिए, और जो लोग बिहार का नाम सुनकर डरते हैं उन्हें बताते रहिए, बिहार प्रेम करने वाला प्रदेश है, बिहार प्यार करने वाला प्रदेश है, और बिहार अतिथियों का स्वागत करता है। अतिथि देवो भव में हम लोग विश्वास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।